आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट सीरीज के चौथा वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरा मुग़ल काल कंप्लीट करेंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे टॉपिक है मुग़ल काल 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी। ये पूरा कंप्लीट वीडियो रहेगा और चूँकि इसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो इसमें टाइम भी थोड़ा अधिक लगने वाला है। हो सकता है कि 1.5 घंटा से 2 घंटा के बीच में यह वीडियो रहने वाला है, लेकिन पूरा कंप्लीट वीडियो होगा ये। आप लोगों को इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके आंसर के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा बातें होगी या जहाँ भी ट्रिक की आवश्यकता होगा वहाँ पर ट्रिक भी बताया जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं या कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसे हम लोग याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन उसे किसी कहानी के माध्यम से या ट्रिक के माध्यम से या किसी शब्द के माध्यम से जब हम याद करने की कोशिश करते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है। तो थोड़ा बहुत जो भी ट्रिक की आवश्यकता होगा उसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा बातें बताई जाएगी उसमें से बहुत ही कम ऐसे बातें होगा जिसे यहाँ पर लिखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगह के बहुत ही देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही कम जगह है तो जगह की समस्या है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर बात बोल कर ही समझा देंगे। आपका काम है कि आप उस बात को कॉपी में नोट करते जाए या हो सके तो कहीं पर भी आप लोग इस बुक में भी छोटे छोटे हिस्सा में लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे हिस्सा में अगर हम लिखेंगे तो लंबा और चल जाएगा वीडियो, हो सकता है 3-4 घंटा से ऊपर का वीडियो बन जाए। इसलिए ज़्यादातर बातें आपको बोल के बता दिया जाएगा। जहाँ विशेष आवश्यकता होगा वहाँ पर क्वेश्चन के बारे में या ट्रिक के बारे में लिखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी? बाबर 1526 ईस्वी में एक युद्ध करता है जिसका नाम है पानीपत का युद्ध, और पानीपत के युद्ध के बाद भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। तो 1526 ईस्वी में बाबर भारत में एक वंश था जिस वंश का नाम था लोदी वंश, और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर भारत में मुग़ल साम्राज्य की क्या करता है, स्थापना करता है। बाबर भारत के नहीं था, बाबर जो आप देखते हैं वर्तमान समय के अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र, उस अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र के था। ये फरगना के शासक था, याद रखेंगे। बाबर जो था वो फरगना के शासक था, लेकिन बाद में यह इंडिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करता है। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, याद रखेंगे। यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और 21 अप्रैल से ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है या सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस या सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको पता होगा कि पानीपत के कुल 3 युद्ध हुआ है। एक हुआ 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था सन 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट है बाबर ने प्रसिद्ध तुगलुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? बाबर तुगलुमा नीति के प्रयोग सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। बाबर यह पहला ऐसा व्यक्ति था जो तोप लेके आया था और तोप के माध्यम से ही यह भारत में विजय प्राप्त किया था। तो तोप के सजाने के जो विधि होता है वही होता है तुलोगमा विधि, कि आप जो युद्ध करने जा रहे हैं तो उस युद्ध के मैदान में आप अपने सेना को कहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर तीरंदाज को रखेंगे, कहाँ पर आप मतलब ये जो तोप खाना था उसे कहाँ पर रखेंगे। यही जो विधि था इसी नीति को कहा गया तुलोगमा नीति। तुलोगमा नीति हालांकि बाबर अपना नीति यह नहीं था, बाबर भी किसी दूसरे से सीखा था। इस वीडियो में डिटेल से तुलोगमा नीति की चर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट है किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुँह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो बाबर
तो एक उपाधि मिला था, इस उपाधि का नाम है कलंदर। और इसे कलंदर की उपाधि उसे मिला था पानीपत के प्रथम युद्ध में, क्योंकि जीतने में मतलब पानीपत के युद्ध में जो भी वह खजाना लूटा था उस खजाना को वह क्या किया था, लोगों में बंटवा दिया था। तो इस तब से उसका नाम क्या आगे क्या पड़ गया, कलंदर पड़ गया। कलंदर के मतलब होता है जो मुस्लिम जो संत होता है उसे ही कलंदर कहा गया है। तो मुस्लिम लोग में जो संत होता है उसे कलंदर कहा गया है, जो श्रेष्ठ संत होता है उसे कलंदर कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी बनवाए थे, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। और इस ग्रैंड ट्रंक रोड को शॉर्टकट में बोलते हैं GT रोड, GT रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है अभी पहले अब तो बदल चुका है नाम, लेकिन पहले ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 और NH2 करके 2 को मिला देने के बाद ग्रैंड ट्रंक रोड बनता था। ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है यह कलकत्ता से शुरू होकर के यह पाकिस्तान तक जाती थी, कलकत्ता से शुरू होकर ये पाकिस्तान तक जाती थी। नेक्स्ट है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण किया था। तो गुजरात विजय अकबर के सबसे तेज़ गति से जीतने वाला अभियान है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सा अभियान था जिसे अकबर बहुत कम समय में पूरा कर लिया था, तो वह गुजरात विजय था। गुजरात विजय जब अकबर किया तो इसके जीतने के उपरांत ये जो अकबर है ये अकबर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। गुजरात विजय की बात करें, कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए जो अकबर है वो अकबर गुजरात विजय कब किया था। तो यह किया था सन 1572-73 ईस्वी में। किसी किसी बुक में 72 दिया होता है, किसी किसी में 73 दिया होता है। तो गुजरात विजय अकबर कब किया था, 1572-73 ईस्वी में। अब उसी के उपलक्ष्य में क्या बनवाया था, तो उसी के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया हुआ था। यहाँ पर दिया है बड़ा इमाम बाड़ा, ये लखनऊ में है। आप लिख लेंगे या सुन लेंगे, वीडियो को पॉज करके या तो लिख लेंगे या सुन लेंगे। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है, ये लखनऊ में है। और उस समय जो लखनऊ और अवध के शासक थे आसफ उद्दौला, तो इस आसफ उद्दौला जो अवध और लखनऊ के शासक था उन्हीं के द्वारा बड़ा इमाम बाड़ा बनाया गया। इस बड़ा इमाम बाड़ा को हम लोग भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखेंगे बड़ा इमाम बाड़ा, जिसका अन्य नाम क्या है, तो जिसका अन्य नाम है भूल भुलैया। जामा मस्जिद का नाम पढ़िएगा आप लोग कि शाहजहाँ ने बनवाया था, दिल्ली में है। एक है सीरी बशीर, जो सीरी बशीर ये मस्जिद है, सीरी बशीर क्या ये मस्जिद है। और ये सीरी बशीर मस्जिद भारत के गुजरात राज्य में है। और सीरी बशीर मस्जिद के भी एक अन्य नाम है, जिसका अन्य नाम क्या है, झूलता मीनार। सीरी बशीर मस्जिद को झूलता मीनार की संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट है, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। यह आसान क्वेश्चन है। आइन ए जो अकबरी है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अबुल फजल अकबर के दरबार में रहते थे और ये अकबर के एक मित्र भी थे। तो चूँकि अकबर जो थे वह पढ़े लिखे नहीं थे, एक ऐसा राजा था जो पढ़ा लिखा नहीं था, अतः उसके जीवनी को लिखा था अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई यह हुआ था 5 नवंबर 1556। पहला बात यही ध्यान रखना है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो हुआ था 5 नवंबर 1556 और पहला हुआ था 1526 में। निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वह हुआ था अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच। और इसमें अकबर की विजय होती है, अकबर की क्या होती है, जीत होती है। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। जो दीन ए इलाही है यह नया धर्म था और ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। और ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा सन 1582 ईस्वी में। तो ये भी याद रखेंगे, दीन ए इलाही की शुरुआत हुआ था 1582 में। शुरू कौन किए थे, तो अकबर किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। ये जो चांद बीबी है, ये चांद बीबी बीजापुर
और अहमदनगर, बीजापुर और अहमदनगर की क्या थी, ये शासिका थी। बीजापुर और अहमदनगर की क्या थी, ये शासिका थी। लेकिन क्वेश्चन जब पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि अकबर को यह कौन सा क्षेत्र याद दिया है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा। यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ बनता है, कौन सा क्षेत्र को सौंपा था, बरार को सौंपा था, और ये किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर। देखिए बीजापुर के भी ये शासिका थी, बीजापुर और अहमदनगर दोनों की शासिका थी, लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों दे दे तो आपको इसका राइट आंसर लगाइएगा अहमदनगर। तो अहमदनगर की थी, हालांकि बीजापुर से ये संबंधित है चांद बीबी। सन 1695 ईस्वी में एक तारीख भी याद रख सकते हैं आप लोग, हालांकि नहीं पूछा जाता है कोई खास। 1695 ईस्वी में ये जो चांद बीबी थी, ये चांद बीबी अकबर को अहमदनगर का क्षेत्र दे दी थी। अब परे होइएगा बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य में बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर ये सभी का क्षेत्र आता है, ये सब पढ़िएगा। होगा मेरा एक खुद लुसेंट सीरीज का एक वीडियो होगा, सेपरेट वीडियो, जिसमें बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिटेल से उसके चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। तो मनसबदारी प्रणाली के जब बात करें तो भारत में मनसबदारी प्रणाली मुगल साम्राज्य के अधीन अकबर ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। तो ये भी अकबर के दरबार में थे, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, बहुत बड़े क्या थे, संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट था। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला जो शासक था वह था अकबर। अकबर एक ऐसा राजा था जो धार्मिक सहिष्णुता के था। यह सभी धर्मों के सभी धर्मों के प्रति आदर के भाव रखता था। ये शुरू में सती प्रथा को बंद करने की घोषणा किया, हालांकि ये सफल नहीं रहा। फिर आप पढ़ते होंगे कि भारत में सती प्रथा को बैन कर दिया अंग्रेज़ों के द्वारा सन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बंद कर दिया गया, और इस काम में सबसे महत्वपूर्ण योग्यता भारत के राजा राम मोहन राय के निभाई थी। तो याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहायता से 1829 ईस्वी में सती प्रथा के क्या किए थे जी, अवैध घोषित करवाए थे। नेक्स्ट है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी। तो होगा पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में। प्लासी युद्ध के बारे में पढ़े होंगे कि प्लासी युद्ध हुआ था सन 1757 ईस्वी में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी युद्ध सन 1757 ईस्वी में अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बात करें तालीकोटा युद्ध के, तो जो तालीकोटा जो युद्ध है, ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में आप पढ़ते होंगे कि तालीकोटा का युद्ध कोई राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहते हैं, बनिहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। और ये जो हुआ था विजयनगर साम्राज्य, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ये विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। आपको इसका पूरा अगर देखना डिटेल से तो एक वीडियो होगा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के, उसको देखिएगा तो पूरा कंप्लीट ट्रिक के साथ बताया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर हल्दी घाटी की बात करें तो हल्दी घाटी 1576 में हुआ था। अकबर और आप पढ़े होंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यह हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर की क्या होती है, विजय प्राप्त होती है। हल्दी घाटी 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी कि चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। तो मुगल चित्रकारी के मामले में सबसे ऊपर जो है, सबसे आगे करा कि इसमें कौन सा पराकाष्ठा प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। यह आसान प्रश्न है। जहांगीर बहुत बड़े चित्रकार था और इसी के टाइम में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था, शीर्ष पर था। जबकि जब औरंगजेब का टाइम आएगा तो औरंगजेब के टाइम पर कहीं ना कहीं चित्रकला का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि चित्रकारी इसको पसंद नहीं था। बहुत सारे चित्रकार को यह क्या कर दिया था जी, अपने राज्य क्षेत्र से ही समझे कि काम देना बंद कर दिया।
तो वो क्या किए, चित्रकार से बाद में दूर दूर तक फैल गए। आप जब पढ़ेंगे डिटेल से कि पटना कॉलम के बारे में, तो उसमें पढ़ें कि पटना कॉलम जो शुरुआत हुआ था, पटना कॉलम का शुरुआत हुआ था। और औरंगजेब भी बहुत सारे चित्रकार को जब काम नहीं दिए, अपने दरबार में चित्रकारी को बैन कर दिए, तो वहाँ से बहुत सारे चित्रकार सभी जगह चले गए और उसमें से कुछ चित्रकार पटना आ गए और पटना में आकर के पटना कॉलम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ये होगा अबुल फजल। ये आसान प्रश्न है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर फैजी, ये जो फैजी है, ये इसका आंसर होगा अबुल फजल। फैजी जो है ये अबुल फजल के ही बड़ा भाई है। फैजिल अबुल फजल के ये बड़ा भाई है। और जो अकबर के बेटा है, उस अकबर के बेटा के गणित पढ़ाने का काम ये फैजी किया करते थे। तो शुरुआत में फैजी ही क्या करते थे, अकबर के बेटा के टीचर के काम करते थे, यानी मैथ पढ़ाते थे। बीरबल क्या थे? तो बीरबल अकबर के नड़त में से सबसे प्रमुख व्यक्ति बीरबल ही था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, रीतियों और फलों के विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर बाग बगीचा के बहुत बड़ा क्या था जी, शौकीन था। और वनस्पति, प्राणी जगत, जंतु और इन सब के बारे में कौन लिखा था? बाबर ही लिखा था। नेक्स्ट है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? शेर शाह बिहार के ही शासक था, सासाराम के, और बाद में यह हुमायूं को हराता है और हुमायूं को हरा करके ये दिल्ली के गद्दी प्राप्त करता है। तो कह रहा कि यह महान शासक था। तो किस वजह से इसे महान शासक कहते हैं? तो हालांकि इसे बहुत सारा खूबी था, लेकिन सबसे मुख्य कहा जाता है इसके प्रशासनिक सुधार। जो शेर शाह के प्रशासनिक सुधार था वो काफ़ी अच्छा था, इस वजह से इसे एक महानतम शासक के रूप में जाना जाता है। धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो शेर शाह न तो ज़्यादा कट्टर था और न ही ज़्यादा समर्थक था। बाकी धर्मों के साथ न तो ये उतना खराब व्यवहार किया और न ही कुछ अच्छा सपोर्ट में या कोई उनके भलाई के लिए अच्छा काम किया था। ये एक तरह समझे कि तटस्थ प्रवृत्ति था धर्म के मामला में। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम लिखी थी। गुलबदन बेगम। हुमायूं के मरने के बाद अकबर ने अपने फुआ मतलब हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम को बोला था कि हुमायूं की जीवनी को लिखने के लिए। तो गुलबदन बेगम अकबर के क्या हो गई? फुआ हो गई, और हुमायूं के क्या हो गई? बहन हो गई। यहाँ पर मुमताज़ महल, ये जो मुमताज़ महल है ये शाहजहाँ की पुत्री है। मुमताज़ महल क्या शाहजहाँ की क्या हो जाएगी? यह पत्नी हो जाएगी। मुमताज़ महल शाहजहाँ की पत्नी हो जाएगी। और यहाँ पर है जहाँ आरा बेगम। ये जहाँ आरा बेगम है ये शाहजहाँ की बेटी है। जहाँ आरा बेगम कौन हो जाएगी? तो जहाँ आरा बेगम शाहजहाँ की बेटी होगी, जबकि मुमताज़ महल शाहजहाँ की पत्नी है। इसी के याद में ताजमहल बनाया था। यहाँ पर है रोशन आरा बेगम। रोशन आरा बेगम, ये जो रोशन आरा बेगम है, रोशन आरा बेगम ये भी मुग़ल काल की क्या थी? एक प्रमुख महिला थी। नेक्स्ट है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर दो शब्द आप याद रखिएगा। यहाँ पर है कि महाभारत के फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था, और फारसी भाषा में अनुवाद किसके समय में हुआ था? तो हुआ था अकबर के समय में। अकबर के समय में। और इसको जब फारसी भाषा में अनुवाद किया तो इसका नाम रखा गया रज्मनामा। रज्मनामा का मतलब होता है युद्ध के पुस्तक। तो याद रखिएगा, महाभारत के फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया तो उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया रज्मनामा। रज्मनामा का मतलब हो गया युद्ध की पुस्तक। नेक्स्ट है, किस मुग़ल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह सैयद भाइयों को गिराया था। सैयद भाइयों को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। इसका समाप्त कौन किए थे? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुग़ल सम्राट थे? यह था बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। फिर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर, शाह आलम द्वितीय के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन व्यक्ति बैठा था? तो होता शाह आलम द्वितीय। हालांकि शाह आलम द्वितीय हार जाता है और अंग्रेज जीतता है। तो ये बक्सर के युद्ध के समय था, यानी कि सन 1764 के समय यह व्यक्ति था।
नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भू राजस्व सुधार के लिए अकबर के समय टोडरमल था। टोडरमल जो था यह भूमि मापने के लिए सबसे प्रख्यात व्यक्ति था। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? तो उपासना गृह का नाम था इबादत खाना। इबादत के मतलब ये होता है उपासना करना या स्वागत करना या किसी तरीक़े से पूजा करना। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ये अकबर के होगा। अकबर के दरबार में नौ लोग रहते थे। 9 अपना अपना क्षेत्र में महान व्यक्ति थे जिसे अकबर के 9 रत्न कहा गया। और इस 9 रत्न में एक बैजू बावरा और एक था तानसेन, एक था इसी में बीरबल 9 रत्न में सबसे प्रमुख व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास ये अकबर के शासनकाल में रहते थे। अकबर के शासन के काल में रहते थे। यहाँ पर वाजिद अली शाह, ये जो वाजिद अली शाह है ये अवध तथा लखनऊ के शासक था। याद रखेंगे, वाजिद अली शाह लखनऊ या अवध के शासक थे। और वाजिद अली शाह के बारे में एक बड़ा कहावत फेमस है कि जब 1857 के समय क्रांति हो रहा था, जब इनको अंग्रेज़ पकड़ने गए थे इसी विद्रोह की वजह से, तो ये क्या थे, बैठे हुए थे अपने जो झूला होता है उस झूला पर बैठे हुए थे। तो इनके सभी लोग चले गए, लेकिन ये आराम से शांति से बैठे हुए थे। बाद में जब अंग्रेज़ पूछा कि सभी लोग आपके नौकर लोग चले गए लेकिन आप यहाँ पर बैठे, उसके पीछे वजह क्या है? तो इसका जो जवाब था बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्हें करना था कि मेरा जो जूता पहनाने वाला जो नौकर है वो जूता पहनने वाला नौकर नहीं था, इसलिए हम नहीं जा पाए। तो बहुत बड़ी नवाब किस्म के व्यक्ति थे। ये अंग्रेज़ के हाथ तक गिरफ्तार हो गए लेकिन अपने हाथ से खुद जूता पहन करके ये नहीं गए थे। नेक्स्ट है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया? तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब क्या होता है? धर्म योद्धा। तो बाबर जिहाद का जो नारा दिया था और तमगा कर समाप्त किया था, यह किया था खानवा के युद्ध में। बाबर 4 युद्ध किया था, एक था पानीपत के युद्ध, एक था खानवा के युद्ध, एक था घाघरा के युद्ध और एक था चंदेरी के युद्ध। तो चारों नाम आप लोगों को याद होगा, ये बहुत आसान प्रश्न है। पानीपत, खानवा, घाघरा और चंदेरी। 26 में पानीपत, खानवा हो गया आपको 1527 में, घाघरा हो गया 28 में और 29 में चंदेरी और 30 में उनका मृत्यु हो जाता है। आप लोग ट्रिक पढ़े होंगे, पान खा घर चल, पान खा घर चल। पान से पानीपत, खा से खानवा, घर से घाघरा, चल से चंदेरी और लास्ट में 1530 में बाबर की क्या हो जाती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, मुबय्यान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर तुजुक ए बाबरी लिखा था तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी लिखा था तुर्की भाषा में। नेक्स्ट है, बाबर मूल रूप से कहाँ के शासक था? तो जो बाबर मूल रूप से ये फरगना के शासक था, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आता है। ये फरगना के शासक था और सन 1482-83 ईस्वी में बाबर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? तो पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी व उसका पुत्र दिलावर खान लोधी ये शामिल था। दौलत खान लोधी और दिलावर खान लोधी ये तो सबसे मुख्य व्यक्ति में से था, ये शामिल था। इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ये भी शामिल था। मेवाड़ के शासक राणा सांगा ये भी बुलाने वाले व्यक्ति में से थे। राणा सांगा बुलाने वाले व्यक्ति में से थे, लेकिन चंदेरी के समय मेदिनी राय ये नहीं बुलाए थे। बाद में बाबर इन सबको पराजित करता है और पराजित करने के बाद इन सबके जो राज्य है उस सबको अपने अधीन में कर लेता है। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। तो सबसे निर्णायक युद्ध की बात करें कि जिससे मुगल काल क्या हुआ था? सुदृढ़ हुआ था, तो वह युद्ध होगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, एक जो खानवा का युद्ध है
या खानवा युद्ध निर्णायक युद्ध कहा जाता है, क्योंकि पहला जो युद्ध था जो इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा गया था उसमें तो बहुत सारे सहयोगी थे, लेकिन ये जो युद्ध था वो बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध के रूप में माना जाता है। और यह हुआ कब था? तो 1527 में हुआ था। देखिए चारों जो युद्ध है ये बाबर द्वारा लड़ा गया है और चारों में बाबर की विजय होती है। पानीपत की युद्ध, खानवा की युद्ध, घाघरा की युद्ध, चंदेरी की युद्ध, सबके सब बाबर लड़ा है और सभी के सभी बाबर जीता है। यहाँ पर मिलान करना है, करा कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और इसमें किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था, इब्राहिम लोदी के। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था और इसमें हराया था किसको? राणा संगा को। ये राणा संगा मेवाड़ के शासक थे, राणा संगा मेवाड़ के शासक थे और बाबर को भारत बुलाने में कहीं ना कहीं इनका भी समझे की हाथ रहा है। नेक्स्ट है चंदेरी के युद्ध 1528 में और यह हुआ था मेदिनी राय के विरोध में, मेदिनी राय भी मारा जाता है। नेक्स्ट है घाघरा के युद्ध 1529 में और यह जो हुआ था यह हुआ था अफ़गान के युद्ध में, यानी कि उस समय अफ़गान के मेन कौन था? महमूद लोदी था, महमूद लोदी था। तो पान खा चल घर, पान खा चल घर हिस्ट्री याद रखिएगा। 1526, 27, 28, 29 और 1530 में बाबर की क्या हो जाती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है किसने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो आगरा से दिल्ली हस्तांतरित करने वाला जो आगरा से दिल्ली स्थापित राजधानी हस्तांतरित करने था शाहजहाँ। शाहजहाँ से पहले मुग़ल साम्राज्य की राजधानी आगरा था, लेकिन ये कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया था। नेक्स्ट है अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षण कौन था? तो अकबर की युवा अवस्था में संरक्षण उसका बैरम खान था। बैरम खान उसका शुरुआती के टीचर भी था और उसका संरक्षण भी था। बाद में बैरम खान के साथ अकबर के थोड़ा सा समझिए कि तनाव की स्थिति आ जाती है और अकबर इसको हज यात्रा के लिए भेज देता है, जहाँ हज यात्रा जाने के क्रम में ही बैरम खान की क्या होती है? हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं शुरुआती समय में बैरम खान इसका संरक्षण किया था, लेकिन अकबर चाहता था कि हम स्वतंत्र रहे, हम अपनी इच्छा से कोई नियम बनाए, हमारे ऊपर कोई हुक्म ना चलाए। इसी वजह से बैरम खान को क्या कर दिया? हज के लिए भेज दिया गया, बाद में इसकी हत्या कर दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो नादिर शाह के बारे में आप पढ़े होंगे कि नादिर शाह एक ऐसा शासक था जो भारत में आकर के काफ़ी मात्रा में लूटपाट किया था। ये भारत में धन लूटने के उद्देश्य से ही आया था और आप पढ़े होंगे कि भारत में जो मयूर सिंहासन है उस मयूर सिंहासन को लूटने में भी नादिर शाह का मेन रोल है। ये जो नादिर शाह है ये नादिर शाह कन्नौज क्षेत्र पर चढ़ाई नहीं किया था, बाकी लाहौर, करनाल, दिल्ली इस सब पे क्या किया था? कब्जा किया था, आक्रमण किया था। लाहौर पाकिस्तान में है, करनाल पंजाब वाले क्षेत्र में हो गया और ये जो क्षेत्र है दिल्ली ये तो मेन सेंटर वाले क्षेत्र हो गया। ये करनाल जो हो गया ये हरियाणा वाले क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत किया था? तो जितना ही बाग बगीचा से संबंधित प्रश्न होगा वो सबका आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर बाग बगीचे के शौकीन था और जितने ही बाग बगीचे, फुलवाड़ी ये सब वाला काम है वो सही बाबर के द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो इसमें से आत्मकथा के मेरे कह रहा है तो अकबर नामा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अकबर देखिए अकबर जो नामा है वो लिखा था अबुल फजल। और आत्मकथा के मतलब क्या है? आत्मकथा के मतलब है कि अपने से अपनी कहानी लिखना, यानी जो व्यक्ति खुद अपने बारे में लिखता है वो होता है आत्मकथा। तो अकबर तो पढ़ा लिखा शासक नहीं था, इसलिए वो अपना कहानी खुद नहीं लिख सकता है। हुमायूं देखिए हुमायूं की मृत्यु हो गया था, तो हुमायूं की मृत्यु हो गया था तो उसके जो बहन थी गुलबदन बेगम, तो गुलबदन बेगम हुमायूं के जीवनी को लिखा था, तो ये भी अपनी आत्मकथा को नहीं लिख सकता है। तुजुक ए बाबरी जो था जिसे बाबर नामा कहा जाता है ये बाबर खुद लिखा था, ये आत्मकथा है। तो तुजुक ए बाबरी क्या हो गया? आत्मकथा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित करना है हुमायूं नामा। देखिए हुमायूं जो नामा है वो गुलबदन बेगम लिखी थी
और यह हुमायूं के बारे में। तो कह रहा है इसमें कृति और लेखक, तो हुमायूं नामा के जो लेखक है वो गुलबदन बेगम होगा, न कि हुमायूं होगा, क्योंकि हुमायूं के मरने के बाद गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की रचना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। बाकी तुजुक ए बाबरी बाबर द्वारा लिखा गया था, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर द्वारा लिखा गया था, और शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह के द्वारा लिखा गया था। तो आप इसका नाम याद रखेंगे, मोहम्मद जो सालेह है वो मोहम्मद सालेह शाहजहांनामा लिखा था, शाहजहांनामा लिखा था। नेक्स्ट है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दिया गया था। महेश दास को बीरबल की उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वह व्यक्ति थे राजा अकबर। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। औरंगजेब ज़्यादा भवन का निर्माण नहीं करवाया था, उसके पीछे वजह क्या है? तो कहा कि उससे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, ऐसा नहीं है, यह कोई खास सेंस नहीं होगा। राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं था, ये तो और नहीं होगा। वह मितव्ययी था, बिल्कुल नहीं। उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। औरंगजेब अधिकांश समय तो समझे कि युद्ध में ही बिता दिया। शुरुआत में वह राजा बनने के लेकर अपने भाइयों के से युद्ध किया, उत्तराधिकार की हुआ। बाद में देखिएगा तो शिवाजी बाकी लोग के साथ युद्ध करते रहा। तो लगातार युद्ध करने की वजह से उसे कुछ समय मिल ही नहीं पाया, जिसकी वजह से वह भवनों का निर्माण कराने में असफल रहा। शाहजहाँ के समय में बहुत ज़्यादा भवन का निर्माण किया गया था। तो स्थापत्य कला के स्वर्ण काल के बात कहा जाए तो स्थापत्य कला के स्वर्ण काल किसके समय में था? तो शाहजहाँ के समय में था। और चित्रकला के स्वर्ण काल कहा जाए तो चित्रकला के स्वर्ण काल जहांगीर के समय में था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब के राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। 2 बार कैसे हुआ था? एक बार शुरुआत में वो किया था 1556 ईस्वी में। औरंगजेब के राज्याभिषेक की बात हो रहा है। तो औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ था शुरुआत में वो होता 1658 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में आपको पता होगा कि जो औरंगजेब है ये उत्तराधिकार युद्ध में सफल रहा था। तो शुरुआत में यह 1658 में राज्याभिषेक किया और बाद में यह 1659 में राज्याभिषेक किया था सही रूप से। तो 1658 1659 ये 2 बार राज्याभिषेक करने वाला प्रथम शासक था। हुमायूं जो था वो हुमायूं जब राजा बना तो बाद में उसे शेर शाह सूरी के द्वारा बाहर निकाल दिया, खदेड़ दिया गया। फिर बाद में आकर वह फिर से शासन करता है। तो हुमायूं अपने जीवन काल में 2 बार शासन किया था। एक बार उसे हटा दिया गया तो फिर दोबारा बन के शासन किया। लेकिन ये जो व्यक्ति था ये प्रथम ऐसा मुगल के राजा था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। नेक्स्ट है, ग्रैंड ट्रंक रोड ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है। तो ग्रैंड ट्रंक जो सड़क है यह कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया कौन था? तो यह रोड बनवाया था बिहार के शासक सासाराम के शासक शेर शाह सूरी। नेक्स्ट है, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो बाबर से इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। यह आसान प्रश्न है। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम जिला में। तो आंसर हो जाएगा सासाराम जिला। नेक्स्ट है, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। तो अकबर के राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। कालानौर में हुआ था। अब पूछे कब हुआ था? तो वह था 14 फरवरी 1556 को। 14 फरवरी 1556 को कालानौर में हुआ था। अचानक हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो अचानक हुमायूं की मृत्यु होने की वजह से बैरम खां पंजाब के जो कालानौर शहर है वहीं पर इसका क्या कर दिया? राज्याभिषेक कर दिया था। नेक्स्ट है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव के बात करें तो ये गुरु अर्जुन देव कह रहा कि किसके समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के ये समकालीन थे। नेक्स्ट है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश है, सिसोदिया वंश के जो राजपूत हो गए मेवाड़ के सिसोदिया वंश के, तो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजपूतों कभी भी अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। याद रखेंगे, सिसोदिया वंश मेवाड़ के। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर के बात करें
किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी औरंगजेब, सॉरी औरंगजेब हो जाएगा। 49 के हो जाएगा डी औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को ये याद रखिएगा, जरी कलम की उपाधि किसे मिला था? मोहम्मद हुसैन को मिला था। नेक्स्ट, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब से होकर के प्रवेश किया था। भारत ने पहली बार पंजाब से होकर के भारत में प्रवेश किया था। हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी युद्ध सन 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? ये जो फैजी है ये फैजी अकबर के दरबार में रहा था, अकबर के दरबार में रहा था। नेक्स्ट है किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? पद्मावत की रचना किसके समय किया था? सबसे पहले याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था, मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। और किसके समय में? तो शेर शाह के समय में किया था। नेक्स्ट है किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा की लड़ाई कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। और हुमायूं को पराजित कौन किया था? तो ये शेर शाह किया था। शेर शाह बिहार के सासाराम के शासक था और हुमायूं को 2 बार युद्ध में हराया था। और कहीं ना कहीं हुमायूं के हारने से ही मुग़ल काल के कहीं ना कहीं इतिहास में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर हुमायूं को शेर शाह नहीं हराता तो कहीं ना कहीं मुग़ल काल का इतिहास कुछ और ही रहता। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ? दिल्ली में। इस याद कैसे रखिएगा? देखो हुमायूं में यहाँ पर एक शब्द पकड़िएगा माँ, और माँ सबके दिल में रहती है, माँ सबके दिल में रहती है, आप ऐसे याद रखिएगा। हुमायूं में माँ शब्द निकालिएगा और माँ कहाँ रहती है? तो माँ दिल में रहती है। नेक्स्ट है किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया? 2 बार शासन किया था हुमायूं, अभी बताया आपको 2 बार हुमायूं किया था, जबकि 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? तो वह था औरंगजेब के। नेक्स्ट है भारत में बीबी का मकबरा, क्योंकि भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो भारत का में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है। आप पढ़िएगा कि बीबी के मकबरा को दूसरा ताजमहल कहा जाता है, बीबी के मकबरा को दूसरा ताजमहल कहा जाता है। और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और इसे बनवाया था अजीम शाह ने। देखिए इसको बनवाने वाला व्यक्ति कौन था? अजीम शाह ने बनवाया था, जो औरंगजेब का क्या था? बेटा था। तो याद रखेंगे बीबी का मकबरा बनाया था कौन? अजीम शाह ने बनवाया था, और ये औरंगजेब का क्या था? बेटा था। अजीम शाह अपने मम्मी की याद में यह मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? फतेहपुर सिकरी में स्थित है कौन, क्या स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती के मकबरा। तो ये भी याद रखिएगा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है। और इसे जहांगीर ने संगमरमर से क्या करवाया था? मरम्मत करवाया था। नेक्स्ट है किस मुग़ल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफ़गान विधवा सबको काबुल से ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? यह होगा बाबर। बाबर पहले जब मरा तो उसको इंडिया में ही दफनाया गया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं के स्वप्न में आने लगा बाबर और कह लगा नहीं कि जहाँ पे मेरा जन्म स्थान है, जन्म स्थान कहाँ? काबुल में, तो वहीं पर दफनाया जाए। बाद में बाबर के शव को निकाला गया और उसे काबुल में जा कर के उसका जहाँ स्थान था, जन्म स्थान था, वहीं पर उसे दफना दिया गया। नेक्स्ट है किस मुग़ल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? देखिए 5-6 बार रिपीट कर दिया है। इसका राइट आंसर जगह बाबर। जहाँ भी बाग बगीचे उपवन की चर्चा हो उसका संबंध किससे होगा? बाबर से। मालियों का मुकुट किसे कहा गया? तो मालियों का मुकुट बाबर को कहा गया। उपवनों को राजकुमार किसे कहा गया? वो भी बाबर को ही कहा गया, क्योंकि बाबर बाग बगीचे का बहुत ही बड़ा शौकीन व्यक्ति था। नेक्स्ट है कौन सा पहला मुग़ल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कांधार को शामिल किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर जो था
1504 ईस्वी में काबुल को जीता था और 1507 में कंधार को जीता था। तो 1507 वाला बात याद रखिएगा, कंधार को जीता था 1507 में और काबुल को जीता था 1504 ईस्वी में। और यह कुषाण साम्राज्य के बाद ये पहला ऐसा शासक बना जो इन दोनों क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती। जो रानी दुर्गावती है वो अकबर के समकालीन थी। अब बात करें रानी दुर्गावती के, तो ये इंदौर के जो मालवा क्षेत्र है, इंदौर, ये मालवा के इंदौर की क्या थी? महारानी थी। और ये जो रानी दुर्गा करा के निम्नलिखित भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन थी? रानी दुर्गावती। अहल्याबाई की बात करें तो अहल्याबाई इंदौर की क्या थी? शासिका थी, इंदौर के मालवा की शासिका थी। और ये न्याय के लिए क्या थी? प्रसिद्ध थी, मार्तंड वर्मा की बात करें तो ये जो मार्तंड वर्मा है ये त्रावणकोर के राजा थे। केरल के जो त्रावणकोर के क्षेत्र है वो केरल के त्रावणकोर के क्या थे जी? राजा थे। याद रखिएगा, त्रावणकोर के ये राजा थे। बात करें राजा सवाई जयसिंह, या कभी कभी बोलते हैं जी सवाई राजा जयसिंह। तो ये सवाई राजा जयसिंह यह आमेर के, राजस्थान के आमेर क्षेत्र के राजा थे, और आप पढ़ते हुए अगर जंतर मंतर वेधशाला, तो भारत में ये 5 वेधशाला का निर्माण किए थे। जैसे 5 वेधशाला के निर्माण किए थे। ये वेधशाला के चर्चा करें तो ये जयपुर में है, दिल्ली में है, उज्जैन में है, बनारस में है, मथुरा में है। तो वीडियो को पॉज करके स्लो मोशन में करके लिख लेंगे कहाँ का वेधशाला बना है? जैसे जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, बनारस में और मथुरा में बनवाया है। नेक्स्ट है, शाहजहाँ ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? ये करवाया था शाहजहाँ ने। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो पुनः लगाया था कौन? औरंगजेब पुनः लगाया था, जबकि अकबर समाप्त किया था। जजिया कर पर पूरा एक सेपरेट वीडियो है, आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। उसमें डिटेल्स बताया गया है जजिया कर के डिटेल्स कि कौन समाप्त किया था, कौन शुरू किया था, कौन 2 बार शुरू किया था, दक्षिण भारत में कौन शुरू किया था। तो प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो जो अमल गुजार था यह भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करता था। भूमि राजस्व का मूल्यांकन करता था और उसका क्या करता था जी? संग्रह करता था। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो शिवाजी और औरंगजेब के बीच में एक संधि हुआ था जिसका नाम है पुरंदर की संधि। याद रखेंगे, पुरंदर की संधि। और यह हुआ था 1665 में। पुरंदर की संधि हुआ था सन 1665 में। यह भी बात याद रखेंगे, पुरंदर की संधि हुआ था सन 1665 ईस्वी में शिवाजी और मुगल राजा औरंगजेब के बीच में। नेक्स्ट है, किस वर्ष वैशाली के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह ने, और यह कहते हैं 1699 में। बात है 13 अप्रैल के, तो 13 अप्रैल को पढ़े हुएगा आप लोग कि भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और खालसा पंथ की शुरुआत हुआ था 13 अप्रैल को ही। यह हुआ था 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी बन गया? तो यह जो राजा था वह था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज सन 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध में हरा दिया था, और ये बेचारा समझे कि मराठों का बाद में पेंशन भोगी रहा, और बाद में अंग्रेज इसे क्या किए थे? कब्जा, मतलब इसको बंदे भी बनाए थे। यह प्रभावशाली राजा में से नहीं शामिल था। अंग्रेजों के द्वारा भी हरा था और कहीं ना कहीं मराठे के द्वारा भी यह पराजित हुआ था। नेक्स्ट है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? करा कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य
तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के काल में मुग़ल के जो साम्राज्य था वो दक्षिण भारत तक क्या हुआ था, फैल गया था। नेक्स्ट है, मुग़ल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब किया था? हुमायूं 2 बार शेर शाह से हारा था और कहीं ना कहीं शेर शाह के हारने की वजह से हुमायूं को निर्वासित ज़िंदगी जीना पड़ा था और हुमायूं बाद में लेकिन आकर के युद्ध करता है और शेर शाह सूरी उसमें पराजित होता है और बाद में हुमायूं दिल्ली के गद्दी पर पुनः बैठता है और हुमायूं सन 1555-56 में युद्ध जीतने के पश्चात पुनः दोबारा दिल्ली के सत्ता प्राप्त करता है। तो आंसर हो जाएगा 1555-56 में हुमायूं फिर दिल्ली के शासक बना था। नेक्स्ट है, मुग़ल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुआ? करें कि मुग़ल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध जो 1555 ईस्वी में लड़ा गया था, इसमें हुमायूं को जीत मिलती है और हुमायूं फिर सत्ता प्राप्त करने में सफल हो पाता है। नेक्स्ट है, किस मुग़ल बादशाह की मृत्यु दीनपला पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। दीनपना जो पुस्तकालय है, इसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था क्योंकि हुमायूं पढ़ने लिखने का बड़ा शौकीन राजा था। लेकिन जब यह दोबारा राजा बना तो यह राजगद्दी को ज़्यादा समय तक भोग नहीं पाया, क्योंकि यह अभी कुछ समय पहले इस वजह कि राजा बना था दोबारा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे यह व्यक्ति राजा बना, कुछ समय के बाद दीनपला पुस्तकालय के सब जब उतर रहा था तो उसी सीढ़ी पर से यह इसका पैर फिसला और उससे पैर फिसलने की वजह से यह पूरे सीढ़ी पर से नीचे गिर गया और इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो यह व्यक्ति दीनपना पुस्तकालय से गिर करके मृत्यु को प्राप्त किया था। इसी पर एक व्यक्ति है, विद्वान है, जिसका नाम है नेलपुल। एक विद्वान है जिसका नाम है लेनपुल। जो लेनपुल है, एक बात बोले हुआ था इनके बारे में, वो खूब प्रसिद्ध बात है। नेलपुल बोले हुआ था हुमायूं के बारे में कि यह एक ऐसा राजा है जो गिरते पड़ते अपने ज़िंदगी की शुरुआत किया था और गिरते पड़ते इसके मृत्यु हो गया था। ये भी बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है, किस मुग़ल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए, देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर है, लेनपुल ने कहा था। लेनपुल ने कहा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर उसका जीवन का अंत हो गया। यह किसके संदर्भ में? हुमायूं के, कि इसका शुरुआत जीवन के शुरुआत गिरते पड़ते हुआ और इसका मौत भी गिरते पड़ते हुआ। जीवन के साथ गिरते पड़ते ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि जब बाबर की मृत्यु हुआ तो अपने भाइयों में ठीक से बंटवारा किया, लेकिन शेर शाह सूरी इनका जीवन नरक बना दिया, इनको युद्ध में हराया, जिसकी वजह से इसे दर दर की ठोकर खाना पड़ा। लेकिन जब राजगद्दी इसे फिर मिला तो उसके बाद उसका क्या हुआ, मृत्यु हो गया। तो लड़खड़ाते लड़खड़ाते जीवन शुरुआत किया और लड़खड़ाते ही इसका क्या हो गया, मृत्यु हुआ था। और यह बात बोले हुआ था लेनपुल ने। नेक्स्ट है, मुग़ल प्रशासन में मुहस्सिब था। मुग़ल प्रशासन में जो मुहस्सिब था वह था लोक आसन के अधिकारी। लोक आसन के अधिकारी याद कैसे रखिएगा? देखिए, लोक के आसन पता कब चलेगा? जब वह मुँह खोलेगा। जब मुँह खोलेगा तो पता चलेगा वो अच्छा बात बोल रहा है कि खराब बात बोल रहा है। तो मुहस्सिब जो था वो लोक आसन अधिकारी था, यानी लोग के अगर आसन जानना होगा, लोग के आसन जानना होगा तो उसका मुँह क्या कीजिए, खुलने का इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट है, मुग़ल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मदद ए जो मास था यह विद्वान को दी जाने वाली ऐसी भूमि था जिस पर टैक्स नहीं लगता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुल समद ने किया था। यहाँ पर मंसूर ये बहुत बड़े चित्रकार थे। मंसूर क्या थे? बहुत बड़े चित्रकार व्यक्ति थे मुग़ल काल के। इसका डिटेल्स आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? तो यह जो व्यक्ति था वह था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी पहले
हज़रत ए आला की उपाधि धारण किए और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण किए थे। ये बिहार के ही थे। इनका नाम पहले फरीद खान था, लेकिन बाद में जब ये एक शेर की हत्या किए तो शेर की हत्या करने की वजह से इनका नाम शेर शाह पड़ गया, और ये सूरी वंश के थे, इससे इनके नाम क्या लगता है, शेर शाह सूरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल ही नहीं होने दिया? यह राजा था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय बिहार में था, लेकिन यह बिहार में से सोचा कि अपने जगह पर जाकर शासन करे, तो इसका जो वजीर था गाजीउद्दीन, वो गाजीउद्दीन दिल्ली में यह आने ही नहीं दिया। नेक्स्ट है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियम का संग्रह है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, वह क्या कहलाता है? तो वह मुबाइन कहलाता है। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो औरंगजेब द्वारा जो जिहाद चलाया गया उसका अर्थ है दारुल इस्लाम, यानी उस जगह को इस्लाम में घोषित करना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हो गया, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण आपको पता होगा, जितना भी कुछ होगा मतलब स्थापत्य में, उसका निर्माण कौन करवाएंगे? तो शाहजहाँ करवाएंगे। इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थल के नाम अंकित है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, पहले लड़ा था देवराय के युद्ध, फिर चौसा के, फिर कन्नौज के, बिलगाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पहले देवराय के युद्ध हुआ था, या देवराय को ही दौरा लिखा गया है, तो दौरा के युद्ध, फिर चौसा के युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को ही बोलते हैं बिलग्राम के युद्ध, कन्नौज के युद्ध को ही बोलते हैं हम लोग बिलग्राम के युद्ध। और फिर लास्ट में था सरहिंद के युद्ध। सुराती युद्ध में हुमायूं हार गया था, लेकिन बाद में सरहिंद युद्ध के में जब विजय मिलता है उसको, तो दिल्ली के गद्दी पर पुनः स्थापित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा है? यह होगा A.L. श्रीवास्तव, यानी कि आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। ये जो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव है, ये बहुत बड़े इतिहासकार रहे हुए हैं, और ये मुगल काल के बारे में डिटेल से लिखे हुए हैं। और इन्होंने ही कहा है कि जो मुगल काल है, जिसमें शाहजहाँ के काल है, वो शाहजहाँ के जो काल है वह मुगल काल का क्या है? स्वर्ण काल है या स्वर्ण युग है। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन जिसे बोलते हैं तख्त ए ताउस, तो तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? यह था मोहम्मद शाह रंगीला। याद कैसे रखेगा? कि जो मयूर होता है उसका पंख रंगीला होता है। तो जो रंगीला बादशाह था यानी मोहम्मद शाह, वह अंतिम बार मयूर सिंहासन पर बैठा था, क्योंकि बाद में अपनों का नादिर शाह आता है और नादिर शाह लूट करके सबको लेके चला जाता है। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण क्या था? बाबर के जो सैन्य कुशलता था वो बहुत अच्छा था, और सैन्य कुशलता की वजह से ही बाबर युद्ध में जीत पाने में सफल होता था, तो उसका आंसर हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट है, जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ये जाब्ती प्रणाली है, ये शेर शाह सूरी की दिमाग की उपज मानी जाती है। नेक्स्ट है, जवाबीत का संबंध किससे है? जवाबीत का संबंध है राज्य के कानून से। नेक्स्ट है, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के जो शाह है और मुग़ल शासक, ये दोनों के झगड़े के बीच कंधार नामक क्षेत्र मुख्य झगड़ा की वजह था। इसका आंसर हो जाएगा कंधार नामक क्षेत्र मुख्य झगड़ा के वजह था। नेक्स्ट है, मुमताज़ महल का असली नाम क्या है? मुमताज़ महल को एक उपाधि मिला था, वो उपाधि का नाम हो गया क्या? अर्जुमंद बानो बेगम। तो अर्जुमंद बानो बेगम को उपाधि मिला था मुमताज़ महल के। जो मेहरू निसा है, ये नूरजहाँ के नाम है। नूरजहाँ के नाम क्या गया? मेहरू निसा। और जो लाडली बेगम है, ये लाडली बेगम नूरजहाँ की बेटी है। ये लाडली बेगम। नेक्स्ट है,
किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर के द्वारा बनाए गए जो पंचमहल है उसका जो नक्शा है वो बौद्ध विहार की तरह है। नेक्स्ट है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, इसके पिता के नाम क्या थे? तो बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में भाग लिए थे और ये मुगल काल के अंतिम राजा थे। इसके पिता का नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय या अकबर शाह द्वितीय दोनों बात बराबर है। इस बहादुर शाह जफर की मृत्यु होता है 1862 में रंगून में इसका मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था? वह था कछवाहा राजपूत। कछवाहा राजपूत से सबसे पहले विवाह किए थे। नेक्स्ट है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे। तो औरंगजेब दक्षिण में 2 इलाका को विजित किया था, वो था बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और कौन होगा? गोलकुंडा को क्या किया था? यह विजय कर लिया था, यानी कि जीत लिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था? तो फारसी में आत्मकथा कौन लिखा था? जहांगीर। ये बाबर तुर्की भाषा में लिखा था और अकबर तो पढ़ा लिखा था ही नहीं।